Hello बच्चों, I am back with another video on electric charges and field. In this video I teach Coulomb law. इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के ऊपर एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हम लोग ने चार्जेस के बारे में बताया। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबको गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ को सबसे पहले मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद डेफिनेशन पे जाएंगे। जैसे 2 पॉइंट चार्जेस हैं हम लोग ने लिए, ये और ये। इस क्यू पे Q2 इसको ले लेते हैं, चलिए इसको Q1। इस Q2 पे Q1 के द्वारा फोर्स लगने वाली है वो इस तरफ जाएगी, और इस फोर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, मुझे लगता है कि ये तो पता ही होगा आपको। इसका मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। और इस पे कैसे फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन पे, क्योंकि प्लस प्लस है, रिपल करेंगे एक दूसरे को। तो F Q1 Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड में, क्योंकि जितना ये लोग आपस में रिपल करेंगे उतनी ज़्यादा तो फोर्स होगी। और डिस्टेंस में भी क्योंकि देखिए, अगर जितनी डिस्टेंस होगी उतना ही कम फोर्स लगेगा। देखिए जैसे आप लोग ये पास में होंगे तो ये दोनों आप एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, और अभी तो ये जितना दूर होंगे तो वहाँ पे कम फोर्स लगेगी। तो ये डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल भी है, इसको हम लोग आर मान लेते हैं। तो जैसे हम लोग फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, और जब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आता है, इसे हम लोग के बोलते हैं। अभी के के बारे में हम लोग आगे चल के अच्छे से जानकारी लेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला कूलाम्स लॉ का। क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये Q1 एंड Q2 मैग्नीट्यूड है चार्जेस का, और ये डिस्टेंस है। तो हम लोग कर लेते हैं, और यहाँ पे के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, और के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ के बराबर होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये यूनिट है इसकी। और ये जो ये है एप्सिलॉन नॉट, ये वैक्यूम के लिए होता है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। इसकी यूनिट लिख लेते हैं, कूलम स्क्वायर N-1/मीटर-2। ये इसकी यूनिट होती है, मुझे दिख रहा होगा शायद। चलिए मैं ये फ़ोटो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो ये डिस्टेंस है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, मतलब ये जो लाइन है, ये जो सेंटर से इन दोनों की लाइन ज्वाइन कर रही है, ये इन्हीं के अलोंग में ये फोर्स लाई करती है। चलिए एक ये, तो चलिए यहाँ पे कूलम्स लॉ ख़त्म हो रहा है, एक दूसरे टॉपिक में चलते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये भी बहुत पूछा जा रहा है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग दो चार्जेस मान लेते हैं, एक Q1 एक Q2। इसमें फोर्स होगी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इस डायरेक्शन पे, और इसमें फोर्स होगी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और ये लाई करेंगे सेंटर की लाइन पे, ये होगा। तो हम लोग इसकी डिस्टेंस R मान लेते हैं। तो चलिए जैसे हम लोग इसका नॉर्मल फॉर्मूला लिखे, तो वो फॉर्मूला कैसे आएगा, ये आएगा। तो ये हम लोग का नॉर्मल फॉर्मूला है। अगर इसी को हम लोग को वेक्टर में लिखना पड़े तो हम लोग को बस इसमें डायरेक्शन जोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है। तो हम लोग इसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे, जैसे ये है, यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, चलिए एक डायरेक्शन इधर की तरफ से लेते हैं Q2 की तरफ से, तो ये होगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। और एक Q1 की तरफ से लेते हैं तो ये होगी
R2 माइनस R1 वेक्टर, ये इन दोनों का मॉड ले लेते हैं, इन दोनों का मॉड रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट डिस्टेंस, तो यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं। और आपको ये पता होगा ये तो यूनिट वेक्टर है, और आपको पता होगा इसका फॉर्मूला आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, ए कैप डिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। तो इसका यूज़ करके हम लोग डिस्टेंस से वो डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों को दिया है, हम लोगों को क्या करना है, वेक्टर फॉर्म और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम लोग इसको लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, मुझे लगता है ये लाइन तो आपको समझ में आ जाएगी, यही लिखी है मैंने, बस इस वेक्टर को वो खोल के यही लिखी है मैंने। उसके बाद हम लोगों के ये जो होगा ये मॉड आर का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये रिजल्टेंट डिस्टेंस का स्क्वायर है, जो डिस्टेंस आएगी तो ये भी तो इसी के बराबर होगी। ये जो आर मॉड है, ये जो आर मॉड है वो कुछ नहीं, ये वो यही है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये यही है। तो हम लोग जब इसकी वैल्यू ये रखेंगे तो देखिएगा क्या होगा, ये बन जाएगा फॉर्मूला। देखिए इसका करेंगे तो R1 माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एक ये है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी क्यूब की पावर आ जाएगी। तो इस यही हो जाएगा, यही फॉर्मूला है हम लोगों का इन वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ। R1 माइनस R2 वेक्टर की पावर क्यूब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो क्वालिटी थोड़ी सही नहीं आ रही होगी, मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको सही करने की, लेकिन तो मैं आपको इसकी फ़ोटो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। अब दूसरा टॉपिक हम लोग का क्या है, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है, जो हम लोग ने कूलम्ब्स का फॉर्मूला देखा था कि ये फॉर्मूला देखा था, ये जो होता है ये के कांस्टेंट जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन मीडियम। अगर इसको देखेंगे तो के की वैल्यू मैंने बताई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, और ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है यही होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये तो पार्टिकुलरली वैक्यूम के लिए है, अगर हम लोगों को मीडियम के लिए चाहिए तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसकी तो वैल्यू हम लोग को पता ही है क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये होती है। मीडियम की वैल्यू भी बहुत सारी होती हैं, तो हम लोग ने एक नया टर्म निकाला, रिलेटिव परमिटिविटी। वरना इतने मीडियम तो बहुत सारे होंगे, हम लोग को वैल्यू याद करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग ने ये टर्म निकाला। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई आर से, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, ई आर इज इक्वल टू ई एम बाय ई नॉट। ई एम क्या है, परमिटिविटी इन मीडियम, और ये क्या है, परमिटिविटी इन वैक्यूम। आपको परमिटिविटी इन वैक्यूम याद करनी पड़ेगी, तभी आप मीडियम के निकाल पाएंगे, और ये रिलेटिव परमिटिविटी दी रहती है क्वेश्चंस में। तो हम लोग ये तो आपको पता ही चल गया होगा, एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, जो बाकी जो परमिटिविटी इन वैक्यूम होता है वो लेस देन होता है परमिटिविटी इन मीडियम के। तो इसका मतलब क्या हुआ, और जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
एप्सिलॉन के। तो इसी से हम लोग एक और चीज़ निकाल सकते हैं, जो एफ एम होता है वो लेस देन होगा एफ ओ से, क्योंकि देखिए जितनी परमिटिविटी कम होगी उतनी ही ज़्यादा होगी फोर्स, और जितनी परमिटिविटी ज़्यादा होगी उतनी कम होगी फोर्स। जैसे मीडियम में परमिटिविटी ज़्यादा थी इसलिए फोर्स उतनी ही कम है, और यहाँ पे परमिटिविटी कम है तो इसीलिए फोर्स ज़्यादा है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ ही गया होगा। इसका एक और रिलेशन बनता है, वो आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर क्वेश्चंस में काम आता है, कूलम्ब्स लॉ के। वही है पूरा एकदम जनरल फॉर्मूला, ये निकल के आता है। ये रिलेटिव परमिटिविटी है, परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम। इसी के रिलेशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी और ऐसे भी। ये अब हम लोग दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही मार्क्स में पूछा जा सकता है 2-3 मार्क्स में। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सिमिलैरिटी पहले देख लेते हैं। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर होता है। दोनों ही फोर्स इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर। ये दोनों ही जो लाइन होती है जॉइनिंग सेंटर में लाई करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, जो दोनों ही के दोनों हैं वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। जैसे आपने उसका ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला देखा होगा, क्या होता है ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला होता है, कहाँ पे लिखे, यहीं पे लिख लेते हैं, जी एफ जी, फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G m1 m2/r²। तो ये भी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है और ये भी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो दोनों में एक सिमिलरिटी ये भी है, दे बोथ फॉलो इन्वर्स स्क्वायर लॉ। दो ही इम्पोर्टेंट मतलब सिमिलरिटी थी इन दोनों के बीच में। अब डिफरेंस देख लेते हैं। जो फोर्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक को मैं एफ ई लिख रहा हूँ, ये जो होती है वो दो प्रकार की हो सकती हैं। एक अट्रैक्टिव भी हो सकती है, प्लस माइनस, एंड रिपल्सिव हो सकती है, प्लस प्लस। और एफ जी तो सिर्फ अट्रैक्टिव ही हो सकती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव ही हो सकता है, सिर्फ रिपल्सिव कभी नहीं होगा। और एक दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ये डू नॉट डिपेंड, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। ये है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा। ये किसी मीडियम के डिपेंड नहीं करता है, पर जो ये के होता है ये डिपेंड अपॉन मीडियम है। ये मैंने परमिटिविटी में बताया था आपको। ये मैं इसको सही से कर देता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी फ़ोटो दे दूँगा। तो चलिए, आज के कूलम्ब्स लॉ में इतना ही था। इसके बाद आज न्यूमेरिकल्स होते हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट लिख दीजिए, वरना इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए, थैंक यू। और वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको देखना है चार्जर्स के बारे में तो आप देख सकते हैं। थैंक यू।